डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट लेक्चर 86 नंबर हिंदी मीडियम में क्या कर रहे थे, लास्ट में मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे जी, उसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। वर्क के कार्य के क्वेश्चन कर रहे थे हम। लास्ट में हमने 26 तक क्वेश्चन कर लिए हैं शायद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 एक और बचा हुआ है, उसके बाद तो ये शक्ति के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है समझना आप। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेज 1, स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि जी यहाँ पर धरातल है, ठीक है, एक स्प्रिंग है वो पहले यहाँ पर है, ठीक है जी, और बाद में वो यहाँ पर आ जाता है, समझ गए हो जी, संकुचित होकर। पहले उसके ऊपर जो बॉक्स है वो ऐसे है और बाद में है वो ऐसे है, समझ गए जी। यहाँ से हम एक बॉल गिरा रहे हैं, कोई ऊंचाई है, मान लिया h ऊंचाई से एक बॉल गिरा रहे हैं, बॉल फाइनली यहाँ पर आ जाती है। इसमें कितना संकुचन हो जाता है ये आपको कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है या d दिया गया है, ये आपको d दिया गया है जी, ठीक है, समझ गए जी। तो आगे बोला क्या है ये देख लीजिए। तो एक स्प्रिंग नियतांक Km द्रव्यमान की बॉल है जो ऊंचाई से गिराई जाती है, ठीक है, उसमें स्प्रिंग संकुचित होता है d दूरी तक। इस पूरे प्रक्रम में कितना कार्य किया गया होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको बताना है। आप ये देखो इस बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बॉल ने कुल कितनी दूरी तय करी, बॉल ने कुल कितनी दूरी तय करी। ये देखिए बॉल यहाँ पर थी जी पहले, बाद में यहाँ पर आ गई, तो ये कुल दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है जी, ये दूरी है जी h प्लस डी, h प्लस डी है ये, ठीक है। तो बात समझिए, स्प्रिंग नियतांक कितना था, k था जी स्प्रिंग नियतांक, बॉल ने दूरी तय कर दी थी h प्लस डी। तो अब कहानी क्या है, कहानी यह है कि जी बॉल पर mg लग रहा था नीचे, और विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, सारा विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे तो हो रहा है सारा विस्थापन। यानी टोटल अगर हम कुल कार्य लिखेंगे तो कुल कार्य किस किस के द्वारा आएगा जी, एक तो कार्य आएगा जी mg के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, और दूसरा कार्य आएगा स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग भी कार्य करेगा। तो mg किधर था, mg नीचे था, और दूरी भी किधर थी, नीचे थी, कितनी, h प्लस डी। स्प्रिंग ने कितना कार्य किया, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य देखो, स्प्रिंग बल कहाँ लग रहा है, स्प्रिंग बल तो ऊपर लगेगा जी, kx की जगह आप d बोल सकते हो, स्प्रिंग बल तो ऊपर लगेगा, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे, यानी माइनस आएगा जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का। तो mgh प्लस डी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डी, कोई कंफ्यूजन, आंसर कौन सा होगा, mgh प्लस डी हाफ के डी स्क्वायर, कौन सा आंसर होगा जी, सेकंड आंसर, कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं यहाँ पर। अब ये स्टेज 1 था जी, अब मैं स्टेज 2 पर जा रहा हूँ जी। स्टेज 2 के जो शुरुआती क्वेश्चन है वो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल मतलब कोई इनमें कोई बड़ा फार्मूला नहीं लग रहा है, सीधे सवाल है। स्टेज 2 का पहला सवाल देखिए, एक वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, बॉडी साम्य अवस्था में है, या तो वो गतिशील साम्य अवस्था में या स्थायी साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है जी, जब कोई वस्तु साम्य अवस्था में होती है, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम यानी बॉडी पर नेट फोर्स कितना कर दूंगा मैं, जीरो, नेट फोर्स जीरो है तो कार्य में तो क्या आएगा जी, फोर्स इंटू में विस्थापन आएगा। जब
उसने पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो कार्य कहां से हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे, कार्य क्या है जी? जीरो है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक लिफ्ट में एक भार को उठाकर ऊपर ले जाया जाता है और वहां पर उसको तो कुछ देर के लिए वहीं रखा जाता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं साफ कि जब विस्थापन होगा तो ही वर्क डन होगा जी। अगर विस्थापन और बल में से एक भी चीज जीरो होगी तो उत्तर जीरो आ जाएगा। आप उस भार को उठाकर यहां तक लाए, मान लिया, ठीक है, बल भी लगाया, विस्थापन भी लगाया, तो कार्य आया। अब आप उसको कई देर यहीं पे रख रहे हो, कई देर यहीं पे रख रहे हो, तो जब आप कई देर यहां पे रख रहे हो तो आपका बल तो लग रहा है, लेकिन यहां पर और तो नहीं चले, तो बाद में विस्थापन क्या हो गया? जीरो। विस्थापन जीरो हो गया तो बाद में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। और यहां पर विस्थापन जीरो नहीं था और यहां पर बल भी जीरो नहीं था, इसलिए यहां पर कार्य भी जीरो नहीं है। यहां पर बल तो जीरो नहीं है, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हवा में बनाए रखने के लिए, भाई लिफ्ट में उसको बना के रखना है, कुछ देर वहीं रखना है, तो वस्तु को आप ऊपर लेके आ रहे हो तो बल और विस्थापन दोनों ही है। जब आप वस्तु को यहां पर बना के रख रहे हो, आप बल तो लग रहा है, हाथ पे जोर तो पड़ रहा है, लेकिन विस्थापन तो नहीं है ना जी। तो विस्थापन नहीं है तो कार्य कैसे हो सकता है? ठीक है, कौन सा आंसर होगा बताओ? वह भार को ऊपर उठाने में कार्य करना पड़ेगा, परंतु उसको वहां पर बनाए रखने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा आंसर होगा जी। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 पढ़ो जी। सवाल नंबर 3 क्या है? वही है जी, ये कूली वाला ही है, वो पोर्टर होता है, जो कूली होता है, वो एक बैग को हाथ में लेके जा रहा है, क्षैतिज सड़क पर विराम अवस्था से चलता है और बाद में पुनः विराम अवस्था में आ जाता है, तो वर्क कार्य कितना करना पड़ेगा? तो कार्य कहाँ किया उसने? mg तो नीचे लग गया, और विस्थापन कहाँ किया उसने? आगे। ये तो था वो, बस विस्थापन आगे किया थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो कार्य क्या हुआ? mgs कोस 90, यानी पूरा आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया। क्वेश्चन 4 देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन 4 कह रहा है वर्तीय गति में, वैसे तो ये वर्तीय गति का सवाल है, दोबारा आएगा, फिर भी चलो मैं बता देता हूं यहां पर। देखो नेक्स्ट, वर्तीय गति में देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। वर्तीय गति में दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो बल लगता है वर्त के केंद्र की तरफ, वर्त के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको तो बोलते हैं जी अभिकेंद्रीय बल, जो अभी अभी लगा है बस। ठीक है, एक वर्तीय गति में वस्तु को आगे लेके जाता है, तो एक लगता है स्पर्श रेखीय बल, जो स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है। ये सारी बात तो आपको समझ में तो वर्तीय गति पढ़ेंगे तभी आएगी, लेकिन अब आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। देखो बात क्या है, आपको बताऊं कितना नंबर सवाल था ये? सवाल नंबर 4 था। देखो क्या नंबर 4 नंबर सवाल क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? वर्तीय गति में क्या होता है जी? एक तो वस्तु पर बल है, m द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल लगता है केंद्र की तरफ, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और एक यहां लगता है उसको बोलते हैं जी स्पर्श रेखीय बल। विस्थापन भी इधर ही होता है जी, इसलिए जब कार्य निकालते हैं, एक तो कार्य आता है अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य आएगा, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल लेना पड़ेगा। अभिकेंद्रीय बल गुणा में विस्थापन,
एफ एस कोस कितना लगेगा उसमें, एफ एस कोस कितना लगेगा 90, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। एक आता है जी कार्य स्पर्श रेखीय बल के द्वारा, स्पर्श रेखीय बल के द्वारा कार्य क्या आता है, उसमें स्पर्श रेखीय बल आता है जी, उसमें स्पर्श रेखीय बल आता है एफ एस और विस्थापन क्या हो गया 0 डिग्री हो गया जी, सेम दिशा में, तो ये आंसर 0 नहीं होगा। ये कितना आएगा, स्पर्श रेखीय बल ले लीजिए, स्पर्श रेखीय बल ले लीजिए, इंटू में विस्थापन ले लीजिए। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं देखो, एक बल F लग रहा है किसी वस्तु पर टाइम t1 के लिए, जो वस्तु को कोई विस्थापन d दे देता है, तो वस्तु का वेग, कौन से केस में वस्तु का वेग बढ़ेगा, वस्तु का वेग कौन से केस में बढ़ेगा। देखो जी सुनो, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर आगे लग रहा है जी F कोई बल, और वस्तु ने कोई विस्थापन तय कर लिया जी, S विस्थापन तय कर लिया वस्तु ने, F बल लगा, F वस्तु का वेग तभी बढ़ सकता है जब ये दोनों समांतर हों, तो वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर बल पीछे हो गया और विस्थापन आगे है, इसका मतलब वेग घट रहा है। लंबवत हो गया मतलब कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये दोनों समांतर है बल और विस्थापन, तो वस्तु का वेग जरूर बढ़ेगा, वस्तु का वेग जरूर बढ़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 6 वही चेन वाला क्वेश्चन है। एक टेबल है, मेज है, उसके ऊपर एक चेन है, चेन का कुछ भाग है L/6 नीचे लटक रहा है मेज से, L/6 भाग मेज से नीचे लटक रहा है। हमें ऐसा सवाल किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, हमने जो सवाल किया था वो क्या क्या था, वो कार्य था, कार्य क्या था जी mgl/2n², ये था। और ये क्या जी 1/n टाइम्स ऑफ l, तो यहां पर n का मान क्या आ गया जी 6 आ गया, तो कार्य कितना आ गया mgl/2n², n कितना हो गया जी 6, mgl/2 36 दूना 72, mgl/72, कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है जी, ठीक है भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वो कहते हैं किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि कार्य निकाय के द्वारा किया जाए। पहली बात तो, जब निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, उसके ऊपर नहीं, उसके द्वारा कार्य है। और स्थितिज ऊर्जा कौन से बलों से संबंध रखती है, संरक्षी या असंरक्षी, संरक्षी बलों से संबंध रखती है, यानी कौन सा आंसर, तीसरा आंसर होगा। क्योंकि आपको बताया था संरक्षी बल, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है जी, ये पढ़ा था जी हमने।
संरक्षी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। समझ गए हैं? ठीक है जी। 7 नंबर। 8 नंबर देखिए, तो जब संरक्षी बलों वर्क डन क्या होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी निकाय की यदि निकाय के द्वारा कार्य किया जाए, कार्य निकाय के द्वारा किया जाए और संरक्षी बलों के विरुद्ध किया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझना, एक छोटा सा अच्छा सवाल है। एक ट्रेन है, मान लेते हैं पहले यहां पर थी और फिर यहां आ जाती है जी। समझ गए? ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, सवाल में दे रहा है। एक आदमी एक बॉक्स को गतिमान ट्रेन के अंदर धकेल रहा है। एक आदमी यहां पर लेता हूं जी, मैं एक बॉक्स है उसको यहां लेता हूं, एक बॉक्स को धकेल रहा है। अब बॉक्स यहां पर आ गया जी, ऐसा समझ लेता हूं मैं। बॉक्स यहां पर आ गया, ठीक है, आदमी यहां आ गया। ठीक है जी। क्या सवाल है, एक आदमी एक बॉक्स को ट्रेन के अंदर धकेल रहा है, तो धरातल के सापेक्ष कितना कार्य करना पड़ेगा? धरातल के सापेक्ष ट्रेन ने कितनी गति करी, एस नोड, और बॉक्स ने कितनी गति करी? बॉक्स पहले मान लेते हैं यहां पर था, बॉक्स पहले यहां पर था, यहां पर ये दूरी ले रहा हूं, बॉक्स यहां पर था। अब बॉक्स यहां आ गया, बॉक्स ने कितनी दूरी तय करी, एस नॉट। पहले बॉक्स यहां पर था, डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। तो आप देखो बाद में मैं क्या करना है, कार्य धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष कार्य के बारे में बात हो रही है। कुल विस्थापन कितना हुआ ये देखो आप सबसे पहले। कुल विस्थापन बॉक्स का, बॉक्स का कुल विस्थापन ये देखो, एक तो ये एस नोड तो हुआ ही हुआ जी, और एस नोड और एस तो धरातल के सापेक्ष है, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, एस प्लस एस नोड। कुल विस्थापन एस प्लस एस नोड हो गया जी। तो कार्य कितना, बल गुणा विस्थापन, बस कार्य क्या होगा जी, बल गुणा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बता रहे हैं। पहला, बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता है। बिल्कुल देता है जी, ये बात आपको पढ़ाई थी। ये बल है, ये विस्थापन है, कार्य धनात्मक ऋणात्मक दोनों जगह में जा सकता है। A1 और A2 क्षेत्रफल है, तो आप कार्य यहां पर क्या लेते हैं, कार्य W, दो क्षेत्रफल आते हैं जी, A1 A2, लेकिन नीचे वाला माइनस के साथ आता है। ये उसका फर्स्ट पार्ट था 9th का। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, प्रेशर वॉल्यूम PV, दाब और आयतन ग्राफ का क्षेत्रफल। बिल्कुल ये बात भी सही है जी। PV ग्राफ का जो क्षेत्रफल आएगा जी, कैसे भी ले सकते हैं आप, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो भी कार्य ही देता है जी। क्यों? क्योंकि आप PV करके देखो क्या होता है, PV बल, P क्या है यहां पर, दाब, और B क्या है यहां पर, आयतन। ऐसे समझा करो आप, हर बार लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। P क्या होता है, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, A क्षेत्रफल है, और आयतन क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा में लंबाई। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल क्या आ गया, बल गुणा लंबाई। बल गुणा लंबाई क्या होता है, कार्य। दाब और आयतन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता है, PV। विमाएं में भी करके बताया था आपको। तीसरा कहते हैं कि संरक्षी
में सुरक्षित बलों में कार्य वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। अब वो गलत कथन लेना है, चौथा गलत हो गया। चौथा क्या कहता है कि कार्य निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता है। तो कार्य निर्देश तंत्र पे निर्भर कर तो गया, धरातल के सापेक्ष, ये उत्तर है। और अगर आपसे पूछ लेता ट्रेन के सापेक्ष, रेलगाड़ी के सापेक्ष, रेलगाड़ी के सापेक्ष आपसे पूछ लेता तो आंसर ये होता, धरातल के सापेक्ष अलग आया। तो कार्य है वो निर्भर करता है जी, चौथा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लिखा गया है कि जी एक रस्सी है, लेडर रस्सी वाली वो है, सीढ़ी एल लंबाई की है, एक मैन है वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है। समझना बात, ये एल लंबाई की, ये मैं बोल रहा हूँ एल लंबाई है, ठीक है। इस पर एक मैन है जो अभी यहां पर है, चढ़ना स्टार्ट करेगा जी इस पर, ठीक है। कहते हैं कि मैन जब तक ऊपर आता है तब तक बैलून थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये सवाल है। मैन यहां पर आ गया, बैलून कितना नीचे आ जाता है ये समझिए। बैलून यहां था, बाद में बैलून यहां आ गया, एक्स बैलून नीचे आ गया जी। तो ये भी तो एक्स ही है, एक्स आया या एच आया? एच आ गया, मान लिया एच आ गया, बैलून नीचे आया, ये भी नीचे आ गया। मैन यहां पर था, बाद में मैन यहां पर है। मैन ने कितनी गति करी ये देखिए भाई, यहां से ले सकते हैं आप, यहां तक मैन के पांव यहां तक है, कुल लंबाई एल है, कुल लंबाई एल लंबाई की सीढ़ी है, या फिर आप यहां से ले लो। तो कहने का मतलब ये गति कितनी होगी, ये गति होगी जी एल माइनस एच। मैन कितना ऊपर चढ़ा, मैन तो एल माइनस एच ऊपर चढ़ा जी, चढ़ा कि नहीं बताओ? ठीक है, मैन एल माइनस एच ऊपर चढ़ गया, तो आप ऐसे समझ लो जी मैन बिल्कुल ऊपर है, इसको आप डायग्राम को ऐसे समझ लो, मैन यहां पे आ गया, ऐसे समझ लो 2 पॉइंट तक, ठीक है। बैलून नीचे आ गया, पहले एल लंबाई यहां तक थी, ये बैलून इतना नीचे आ गया ना। तो एल माइनस आदमी के द्वारा तय विस्थापन, आदमी के द्वारा धरातल के सापेक्ष विस्थापन, आदमी के द्वारा धरातल के सापेक्ष विस्थापन कितना होगा जी? एल माइनस एच। तो ऊपर गया, वो ऊपर गया तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, नीचे आता तो घटती। ऊपर ही तो गया ना आदमी, आदमी ऊपर गया है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जी? बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। कितनी बड़ी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि आदमी की
पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि mgl माइनस h। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर पहला ही हो जाएगा जी। ठीक है, देख लेना पहला ही है क्या? स्टेज 2 10 का 1 है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं जी। कह रहा है कि इस ऊपर वाले पर्सन में बैलून की स्थितिज ऊर्जा, बैलून तो नीचे आया है जी, गुब्बारे की स्थितिज ऊर्जा, गुब्बारे की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जी? नीचे आया है, घटेगी, कितनी घटेगी? mgh। गुब्बारे का द्रव्यमान लेना पड़ेगा। पिछली बार हमने आदमी का द्रव्यमान लिया था, आदमी का द्रव्यमान कितना था? स्मॉल m। गुब्बारे का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। इस बार कैपिटल M लीजिए, mgh से घट जाएगी, mgh से घट जाएगी जी। m किसका? गुब्बारे का द्रव्यमान है जी। समझ गए? कैपिटल M वहां पे भी दिया था आपको शायद। वही मतलब आदमी का द्रव्यमान स्मॉल m है, गुब्बारे का ये छड़ सहित पूरा द्रव्यमान है, गुब्बारे का द्रव्यमान छड़ सहित, रस्सी सहित। देख लीजिए 11वें का पहला आंसर ये है, 11th का 1। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन फिर इसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो, ऊपर वाले पर्सन में आदमी के द्वारा कितना कार्य करना पड़ा? आदमी के द्वारा किया गया कार्य, आदमी के द्वारा, पहले तो देखो तय विस्थापन, आदमी ने कितना विस्थापन तय किया? ये देखो, आदमी यहां से यहां आ गया, आदमी तो पूरी एल लंबाई की छड़ पे चला ना जी। आदमी के द्वारा तय विस्थापन तो कितना है? पूरा एल विस्थापन पूरा तय कर रखा है आदमी ने तो। ठीक है, तो उसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? आदमी के द्वारा किया गया कार्य है, आदमी के द्वारा किया गया कार्य, आदमी के द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा? डब्लू कितना होगा जी? mgl। आदमी ऊपर गया है mgl से, लेकिन बैलून भी तो नीचे आया है, बैलून भी तो नीचे आया है, आदमी ऊपर गया है, आदमी तो पूरी एल विस्थापन तय कर दिया है, m उसका द्रव्यमान था। वर्क डन कार्य निकालना है आदमी के द्वारा, तो आदमी के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी? 12वें का आंसर देखो, बारह का आंसर दे रहे 3/1/2 mgl। आदमी के द्वारा तय विस्थापन L है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य mgl ही होगा जी। 1/2 क्यों आएगा? उसने तो पूरा काम किया, वो तो रस्सी पे चढ़ाई है। हाँ, आप ऐसे ले सकते हो कि रस्सी नीचे आई है, तो मतलब आदमी ने जो कार्य किया है वो तो mgl पूरा तय कर दिया उसने, तो उसके द्वारा किया गया कार्य तो mgl ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है जी क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक किया हमने, अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, गतिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में कब गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो रही है, कब गतिज ऊर्जा कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया कि यदि हम एक वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकें, एक वस्तु को आप यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है जी,
तो उसके पास आरंभिक गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा आरंभिक इनिशियल बोलते हैं, आई फॉर इनिशियल, कितनी होगी जी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कोई द्रव्यमान है उसका दिया नहीं है, एम भी ले लीजिए, तो हाफ एम है और वेग कितना है 4 का स्क्वायर 16/2 8 एम। ठीक है, अब मान लेते हैं वस्तु किसी ऊंचाई पर आ गई, मान लेते हैं कोई ऊंचाई है जी एच ऊंचाई पर आ गई, तो यहाँ पर ये तो था उसका आरंभिक वेग, अब यहाँ पर उसका कोई अंतिम वेग होगा। ठीक है, अंतिम वेग होगा तो अंतिम गतिज ऊर्जा देखिए, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हुई हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो किस ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा घटकर प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो घटकर प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आधी हो जाएगी किसकी जी, आरंभिक की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर गतिज, यहाँ पर वेग क्या होगा, अंतिम वेग निकालना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर क्या था आरंभिक वेग, आरंभिक गतिज ऊर्जा का तो मान निकाल लिया हमने कितना 8 एम, 1/2 से 1/2 एम से एम, यानी अंतिम वेग ऐसा कब होगा जब अंतिम वेग 8 आ जाएगा, अंतिम वेग √8 आ जाएगा। तो अब ये ऊंचाई निकाल लो जी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, अंतिम वेग कितना 8, आरंभिक कितना है 4 का स्क्वायर 16, एक ही जगह क्या ले लूँ माइनस का g और h, 4 ये 16 20 h, g का मान 10 ले लिया जी, ये कितना आ गया -8 -20h, माइनस से माइनस कट दो, h का मान आ जाएगा जी 8/20 4/10 0.4 मीटर पर ये काम हो जाएगा। कौन सा आंसर होना चाहिए, 0.4 मीटर, 13 का 4 देख लीजिए, 13 का आंसर 4 है जी, बिल्कुल। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, 14 क्वेश्चन कह रहे हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है। ठीक है, 1 किलोग्राम का कोई पिंड है, उसको आरंभिक वेग दिया जाता है जी 20 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर फेंक दिया जी, पिंड यहाँ पर आया। ठीक है, 18 मीटर की ऊंचाई तय करने के बाद क्षण भर के लिए विराम अवस्था प्राप्त करता है। यहाँ पर विराम अवस्था है, ये दूरी कितनी है जी बताओ, 18 मीटर, 18 मीटर की उसने ऊंचाई तय करी और वो रुक गया जी। वायु के घर्षण में कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ होगा, वायु घर्षण में कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ होगा, यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया जी। ठीक है, तो अगर निर्वात होता तो ये कभी नहीं रुकता, रुका क्यों, वायु घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लग रहे हैं नीचे, तो आप क्या लिखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, जितने भी फोर्स हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो वर्क डन लग रहा है जी mg, और एक मैं बोल दूं वर्क डन लग रहा है वायु घर्षण, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और एक लग रहा है वायु घर्षण। गतिज ऊर्जा अंतिम हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर,
हाफ एम। फाइनल तो क्या हो गई है जी, 0 हो गई है, और इनिशियल क्या थी जी 20, अंतिम गति जो ज्यादा 0 हो गई है। एम जी, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, और ऊंचाई कहाँ है, ऊपर, तो माइनस के साथ आएगा, एम जी एच कोस 180 बनेगा, और यहाँ आएगा जी वायु घर्षण, वायु घर्षण के द्वारा किया गया कार्य। एम जी कितने हैं, द्रव्यमान दिया गया उसका, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, 1 किलोग्राम का पिंड है जी। एम कितना 1, जी कितना 10, ऊंचाई कितनी जी 18। यहां पर आया वायु घर्षण के कारण, ठीक है, 1/2 एम, द्रव्यमान कितना आया बताओ 1 kg, और यहां पर आया जी -400, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा देखो, उधर कितना है, उधर माइनस का 180 प्लस कार्य घर्षण बल के द्वारा -400/2 -200, तो घर्षण बल के द्वारा -200 प्लस में 180 -20 जूल, माइनस बता रहा है हास, इतना हास हो जाएगा जी -20 जूल का, समझ गए। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये फार्मूला लगाना था, अगर ये फार्मूला पता नहीं होगा तो सवाल नहीं होगा। कार्य ऊर्जा पर मैं लगाई है मैंने, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, आरंभिक वेग 20 होगा, अंतिम वेग 0 होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ ना आई हो पूछ लें, आंसर देख लीजिए। 14 का आंसर क्या है जी, स्टेज 2 चल रही है ना, हाँ, स्टेज 2 में 14 का 1 है जी। 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए, 15 कह रहा है यदि बल और लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुना कर दिया जाए ऊर्जा के मात्रक, तो बल यही है जी, ऊर्जा कार्य, भाई मात्रक में तो समान बोल सकते हैं, तो आप क्या ले सकते हैं, बल गुणा विस्थापन, बल और लंबाई दोनों के मात्रक 4 गुना कर दें तो नया कार्य एफ डेस एल डेस 4 गुणा 16 गुणा हो गया जी, 16 गुणा, ये डब्लू है, ये डब्लू डेस है, 16 गुणा हो गया जी, एफ एल को क्या बोलोगे जी, डब्लू, डब्लू डेस क्या हो गया जी, 16 गुणा हो गया डब्लू का। कोई दिक्कत, सवाल नंबर क्या था, 15 नंबर सवाल था ये। 16 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 4 और 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, 10 सेकंड के पश्चात वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। विराम में स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, विराम में है जी वो, ठीक है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 4 और 3 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, ठीक है जी, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, 10 सेकंड के पश्चात वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ओके, तो आप ये देखो परमाणु बल कितना लग रहा है, 4 और 3 न्यूटन के दो बल लगे एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो परमाणु एफ नेट कितना आएगा, 5 आएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंबवत बलों का परिमाण ऐसे लेते हैं, तो कितना आया बोलो, परमाणु बल 5 न्यूटन आया, ठीक है। 10 सेकंड के पश्चात वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है, तो सबसे पहले तो बल नेट आया तो त्वरण आएगा, त्वरण कितना आएगा जी, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 10 kg, और आगे देखिए आप
नेट बल कितना 5, त्वरण क्या आया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड के पश्चात वेग देख लो, v = u + at से। आरंभिक वेग 0 ले लो, त्वरण 1/2 ले लो। कितने सेकंड के बाद बात कर रहा है? 10 सेकंड के बाद बात कर रहा है, तो वेग कितना आ गया जी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 10 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला लगाओगे? हाफ mv²। हाफ द्रव्यमान कितना है जी 10 और वेग कितना था 10 सेकंड के बाद 5, तो कितना आएगा? इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 5 का स्क्वायर, 5 × 25 125 जूल आएगा जी, 125 जूल आएगा। ये त्वरण है, ये वेग है जी। 5 मीटर पर सेकंड क्या है? 10 वस्तु का वेग 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग है ये। तो 10 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा ये है जी। बढ़िया सवाल था ये भी, दोनों ही अच्छे सवाल थे जी। 15 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर, दोनों ही अच्छे सवाल थे। नोट कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर नेट बल लेना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात क्या है, लिखो। ये था जी 16 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 17 जी। क्वेश्चन नंबर 17 के मूल बिंदु पर रखी 5 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु केवल x एक्स पर गति कर सकती है। मूल बिंदु पर रखी है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, वो मूल बिंदु पर रखी गई है, केवल x एक्स पर गति कर सकती है। इस पर x एक्स से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए 10 न्यूटन का बल लगाता है। इस पर 10 न्यूटन का बल लगाते हैं जी। x एक्स से कितना कोण? 60 डिग्री के कोण पर। ठीक है, कोण बनाते हुए 10 न्यूटन का बल लगाकर इसे x एक्स के अनुदिश 4 मीटर तक विस्थापन कर देते हैं। x एक्स के अनुदिश इसको कितना विस्थापन दे देते हैं? 4 मीटर का विस्थापन दे देते हैं जिसको। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य तो इस दिशा का बल लेना होता है, और क्या? F cos थीटा cos 60, F cos 60 इंटू में 4, F कितना 10 cos 60 1/2, 40/2 20 जूल। कितना उत्तर है देख लीजिए। 17 का 4 आंसर होना चाहिए स्टेज 2 में, 17 4। अठारह नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देख लीजिए। 18 नंबर कह रहा है एक परिवार 8 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करता है। अच्छा, ये शक्ति का सवाल आ गया, शक्ति का सवाल नहीं करना है हमें। तो फिर आ जाइए 19 नंबर पर आ जाइए वापस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं देखो। 18 शक्ति अभी पढ़ी नहीं है ना जी, इस पार्ट में शक्ति नहीं आ रही है इस लेसन में, अगले लेसन के पार्ट है शक्ति। 19 नंबर कहते हैं जी F = kx के प्रभाव में एक कण गतिमान है जहाँ k एक नियतांक है और x दूरी है, तो 0 से 3 तक गति करने में प्राप्त ऊर्जा। तो बस वही फार्मूला है,
बल है जी F इक्वल टू के एक्स, के जहाँ नियतांक है एक्स, जहाँ दूरी है 0 से 3 तक गति करनी है, तो बस तो वही लीजिए बल। जीरो से तीन तो कार्य क्या होगा, डब्ल्यू एफ डी एक्स। एफ का मान क्या, के एक्स डी एक्स, फार्मूला तो वही लगना है जी, के एक्स स्क्वायर बाई 2, के बाई 2 को इधर ले लो, इधर क्या बच गया एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, लिमिट रख दो जी, कहाँ से कहाँ, सीमा कहाँ से कहाँ, 0 से 3 है, 0 से 3 है, के बाई 2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, के बाई 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, के का मान दिया है क्या, के का मान 9 बटा 2, 4.5 के, 4.5 के, कौन सा आंसर, तीसरा आंसर है क्या 19 का, ठीक है जी 19 का 3, 20। ये सवाल हमने बहुत बार पहले ही आपको बता दिया है। दो स्प्रिंग है ए और बी, किंतु बी ए से कठोर है, कठोर स्प्रिंग का नियतांक कम होता है, ध्यान रखना, ए का नियतांक ज्यादा है, स्प्रिंग ए का नियतांक ज्यादा है, के ए बड़ा है जी के बी से, ए का ज्यादा है यानी ए बटा बी का मान क्या होगा, 1 से बड़ा। माना स्प्रिंग को समान दूरी तक खींचे जाने में संपन्न कार्य डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी है तथा समान बल से खींचे जाने में कार्य डब्ल्यू डे, पहले कह रहे जी एक्स समान है, एक्स समान है तो कार्य है जी डब्ल्यू ए कोमा डब्ल्यू बी, कौन सा ज्यादा। बाद में कह रहे जी बल समान है, बल समान है, बल समान है तो कार्य क्या जी डब्ल्यू डेस ए और डब्ल्यू डेस बी है, समझ गए, दो कार्य। तो अब समझिए, तब कौन सा कथन सही है, आप एक बात बताओ, एक बार तो था एक्स समान और एक बार था बल समान। जब बल समान होता है, बल समान होता है, एक्स समान होता है तो डायरेक्ट कट जाते हैं जी, हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां पर तो क्या होता था बताओ, डब्ल्यू समानुपाती होता था किसके, के, डब्ल्यू है वो के समानुपाती होता था, और जब यहां पर क्या है जी डब्ल्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के, तो मैं क्या ले सकता हूं, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी के ए अपॉन के बी, और यहाँ क्या लूँगा, डब्ल्यू डेस ए अपॉन डब्ल्यू डेस बी, नीचे कौन है ए और ऊपर कौन है बी, के ए बड़ा है, के ए बड़ा है के बी से, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो गया, छोटा आ गया, समझ गए। तो अब क्या कह सकते हो यहाँ से, डब्ल्यू ए बड़ा है जी डब्ल्यू बी से, कह सकते हो, और यहाँ से क्या कह सकते हो जी डब्ल्यू डेस ए है वो छोटा है जी डब्ल्यू डेस बी से, कह सकते हो क्या, डब्ल्यू ए बड़ा है डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू डेस ए छोटा है, दूसरा आंसर है। तो ये 20 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, बाकी हम अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है जी। तो आज का मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क क्या है, आप क्वेश्चन करते रहिए, होमवर्क है जी स्टेज 2 में आगे के क्वेश्चन करने हैं, 20 से 50 तक, स्टेज 3 में स्टेज 3 में, ये स्टेज 2 में थे, स्टेज 3 में 1 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए, बीच में कोई अगर शक्ति का है तो उसको आप छोड़ दीजिए, कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड सवाल अभी हम कर रहे हैं, मेनली कार्य पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।